चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज अकाउंट्स का वन शॉट रिवीजन का पहला वीडियो शूट हो रहा है। जो लोग एग्ज़ाम के बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है, उनको टाइम नहीं है, चाहे किसी कारणवश उनका अच्छा से रिवीजन नहीं हो पाया, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, आप सभी एक वीडियो में कैश फ्लो को अच्छे तरह से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जिसी को डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल पे डिटेल वीडियो भी डला हुआ है, लेकिन ये वन शॉट है, एक बार में ही एक दिन में ही बैठें और 2-4 बार वीडियो चलाएं और कहानी ख़त्म करें। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स, साथ साथ अगर आप लोग लिख लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इट इंक्लूड्स इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब नगद का आना, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो मतलब होता है नगद का जाना, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको पढ़ना है एज पर AS3, और इसमें भी हमको इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है, ठीक बात है। डायरेक्ट मेथड भी होता है बट वो हमको नहीं पढ़ना क्लास 12 में। चलिए, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट record only cash transaction, नगद ही रिकॉर्ड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन दुविधा क्या है ना, हमारा सारा जो अकाउंट्स है ना वो एक्रूअल पे बना हुआ है, बट होल अकाउंट has been prepared on accrual system of accounting। accrual मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट, ठीक बात है। ये देखो मैं बॉक्स में भर दे रहा हूं, बट हमारा जो अकाउंट है एक्रूअल पे बन गया है। कैश फ्लो बोलता है कि नहीं हम केवल कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहां पे मैं सबसे पहला शॉर्टकट आपको रिवील कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट नंबर 1, ठीक बात है। साथ साथ शॉर्टकट भी बताते जाऊंगा और आपको सारा कुछ समझाते भी जाऊंगा। वीडियो लंबा होगा क्योंकि वो ये वन शॉट है, वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म, वन शॉट हो, ये रिवीजन सीरीज है, तो आपको वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एग्जाम बहुत करीब है, इसके बारे में चिंता ना करें, 2-3 बार वीडियो देखें, कहानी खत्म। तो क्या करना है, सो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट we shifted from accrual system to cash system of accounting, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्रूअल मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। कैश सिस्टम में केवल हम कैश लेते हैं, ठीक बात है। तो बोलता है हमको कैश से दिक्कत नहीं है, इस क्रेडिट का यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हम जल्दी आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये वन शॉट रिवीजन है, एक वीडियो में सारा कैश फ्लो क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट मैं क्वेश्चन भी आपको करा के दूंगा। आपको वीडियो में बने रहना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट शेयर कर देंगे सारे अपने दोस्त को जिसका एग्जाम है। आप सबका भलाई आपके हाथों में है, ठीक है। चलिए इसको मैं फटाक से रब कर देता हूं।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका फटाक से हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट a cash flow from operating एक्टिविटीज, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CFOA, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है NPBT, इसका सेपरेट वर्किंग नोट नंबर 1 देंगे हम लोग, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्लस NOE या इसी को बोलते हैं नॉन कैश आइटम, ठीक है, घटाते हैं NOI, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना करने के बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इतना जब हो जाता है तो हम लोग ऐड करते हैं कुछ चीज़ों को लेस करते हैं, ठीक है। तो ऐड करते हैं हम लोग घाटा को और लेस करते हैं फ़ायदा को। इसके पीछे 2 लॉजिक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इतना जब हो जाता है तो लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड, फिर घटता है टैक्स पेड, और यहाँ के बाद आ जाता है ए विच कम्स टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब फाइनल यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं बगल वाले में, ठीक है। अब बी होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक बात है। इसमें लेते हैं सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, purchase of fixed asset, purchase of investment, purchase of goodwill, interest receive, rent receive, फाइनली यहाँ लिख देंगे। और सी आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक बात है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन, रिडम्पशन of debenture, redemption of shares, loan repay, interest paid, dividend paid,
ठीक बात है। अब ये चीज़ यहाँ आ जाएगा। अब लास्ट में आता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक बात है। तो ये आ जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा। आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम एक एक करके आपके सामने और भी बातें पेश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं। चलिए अब देखिए, अब आपको कैश फ्लो बनाने के लिए दिमाग में ये डालना है कि मुझे 3 ही काम करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों का एक शॉर्टकट मैंने बनाया है। ये शॉर्टकट अगर आपके दिमाग में है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट नंबर 2। ये आपका अगर दिमाग में है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई छात्र को डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल में जाकर के डिटेल वीडियो देख सकता है, ठीक बात है। चलिए, तो शॉर्टकट के लिए मैं बैलेंस शीट बना देता हूं जल्दी जल्दी। लायबिलिटी, देखिए एसेट में 2 कॉलम है, एक होता है करेंट एसेट, एक होता है फिक्स एसेट, ठीक बात है। लायबिलिटी में होता है आपका करेंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चलो फिक्स एसेट में लिख देता हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, और भी लिख सकता हूं मैं, बट चलो ठीक है। करंट एसेट में आता है आपका स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, और भी आता है बट समझाने के लिए इतना काफ़ी है। करंट लायबिलिटी में आपका आ गया क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रिजर्व में सरप्लस में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ गया शेयर, डिवेंचर, लोन, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए शॉर्टकट को, देखो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन जो आपको देगा बैलेंस शीट के मोड में देगा, ठीक है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। तो अगर आप बैलेंस शीट को ही पूरा निचोड़ लें, अगर उसका पूरा निचोड़ करके अपने दिमाग में भर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्टकट कितना कारगर है आपके लिए। तो ये जो पूरा पूरा फिक्स एसेट है, इससे बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो यहां से आता है, ये देखो फटाक से बन जाएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में याद रखना लेजर बनेगा ही बनेगा, दिमाग में आपको डाल लेना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए लेजर हमेशा बनेगा, किसका बनेगा? फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट का लेजर बनेगा ही बनेगा। यहां पे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लिख ही देते हैं। फिक्स एसेट का लेजर बनेगा ही बनेगा, उससे आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो इधर देख लो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में से डिवेंचर लोन से बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डिवेंचर लोन से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म, से डिवेंचर लोन खत्म। अब ये जो है इधर से करंट लायबिलिटी, इधर से करंट एसेट, ये दोनों मिलकर के बना देगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ही लेते हैं, है ना। तो ये चला जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो आपको बचता है रिजर्व एंड सरप्लस, इससे आपका एनपीबीटी हो जाएगा, एनपीबीटी आपका हो जाएगा।
तो देखिए, अगर ये शॉर्टकट आपके माइंड में है तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको चलना कैसे है। दिमाग में एकदम घंटी की तरह दौड़ना चाहिए कि फिक्स एसेट से इन्वेस्टिंग हो जाएगा, उसका हमको लेजर बनाना ही बनाना है, से डिवेंचर लोन से फाइनेंसिंग बन जाएगा, ठीक है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से हमारा वर्किंग कैपिटल बन जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से हमारा एनपीबीटी तैयार हो जाएगा। तो ओवरऑल तो हो ही गया आपका, इसमें तो टेंशन वाली बात नहीं है। और बचा क्या आपका एनओई और एनपीबीटी, इसका मैं आपको फॉर्मेट तुरंत देता हूं, आप इसका तुरंत से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं फटाक से आता हूं एनपीबीटी का फॉर्मेट पे और एनओई का आपको लिस्ट देता हूं, उसके बाद मैं लेजर्स बनाना स्टार्ट करता हूं। ठीक बात है, चलिए। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको एनपीबीटी का फॉर्मेट पता होना चाहिए। चलिए, फॉर्मेट ऑफ एनपीबीटी क्या होता है भैया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, चलिए तो लेते हैं इसमें करेंट ईयर पीएल माइनस प्रीवियस ईयर पीएल, ठीक है, उसके बाद लेते हैं प्लस ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व प्लस करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड। और अगर इंटरिम डिविडेंड हुआ तो वो भी ले लेंगे, इंटरिम डिविडेंड। ये तैयार हो जाएगा आपका एनपीबीटी। ठीक बात है। उसके बाद आपको लिस्ट याद होना चाहिए एनओई का, लिस्ट ऑफ एनओई मतलब नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब नन कैश एक्सपेंस, मतलब वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लिस्ट में देख लीजिए आप, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गुडविल, रिटर्न ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, काफ़ी है इतना आपको। उसके बाद आपको याद होना चाहिए लिस्ट ऑफ नन ऑपरेटिंग इनकम एनओआई, उसमें है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक बात है। तो ये आपको एनपीबीटी का फॉर्मेट, एनओई का लिस्ट और एनओआई का लिस्ट याद होना चाहिए। चलिए अभी मैं फिर से हटता हूं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करवाते हैं। चलिए, अब आपको कुछ कुछ अकाउंट का लेजर बनाने के लिए आना चाहिए, तो अब मैं आपको लेजर सिखाता हूं। ठीक बात है, चलिए।
लेजर में सबसे पहले आपको बताता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर। देखिए बात समझिए आप लोग, ये एक एसेट का अकाउंट है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जो लेजर बना रहे हैं वो एसेट है कि लायबिलिटी है। अगर ये बात आपको समझ में आता है तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा लेजर बनाना, कि अगर एसेट का आप लेजर बना रहे हैं तो एसेट डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है, ठीक है। और अगर एसेट डेबिट से बढ़ता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, मतलब होता है टू बैलेंस BD, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो ओपनिंग बैलेंस में लिखाएगा, ठीक बात है। बाई बैलेंस CD इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और जो करेंट ईयर वाला है वो क्लोजिंग बैलेंस में लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कैसे घटेगा, अगर आप इस चीज को बेच दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे रहे हैं तो घटेगा। अगर बेचने पे नुकसान हो रहा है, लॉस ऑन सेल, तो आपका घटेगा। अगर आप खरीद रहे हैं तो बढ़ेगा, परचेज। और अगर मुनाफा हो रहा है बेचने पे, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक बात है। आप फटाक से इसका लिखते जाइए, उसके बाद हम आपको आगे का लेजर बताते हैं। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप साथ साथ लिखते चलो, वीडियो को पॉज करो फिर लिखो फिर आगे बढ़ो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। अब मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड का जो लिंक है वो मैं आपको बता के क्लियर करता हूं, उसका लेजर कैसे कैसे बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो सिंगल मशीनरी अकाउंट में सब कुछ लिखना होगा। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो सिंगल मशीनरी अकाउंट में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए। पहले फॉर्मेट हाथों हाथ बना लें आप। चूंकि ये एसेट है तो आपको मैं बता दें, एसेट डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से घटेगा। टू बैलेंस BD इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस में लिखाएगा, बाई बैलेंस CD इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और करेंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस में लिखाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर वाला बाई बैंक सेल अमाउंट यहां लिखाएगा, बाई PL लॉस ऑन सेल वाला, ठीक है। टू बैंक अगर आप खरीदते हो मशीन, एसेट डेबिट से बढ़ेगा इसलिए डेबिट साइड आ रहा है। टू PL बेचने में अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक बात है। तो देखिए डेप्रिसिएशन भी इसी में आता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये जो डेप्रिसिएशन है ये NOE बनेगा। NOE में
जाएगा। ये जो सेल है ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, क्योंकि सेल से पैसा आता है। कैश फ्लो में पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। ठीक है, ये NOE में जाएगा। अगर परचेज हो रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो पैसा हम देंगे। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है ये NOI का लिस्ट में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक लेजर हमको बनाने के लिए आ जाता है तो उससे कितना इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। चलिए लिखते चलिए आप। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो लिख लिया होगा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेजर मैं बनाने जा रहा हूं, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। आप एकदम दिमाग में एकदम चिपका लो कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। बाद में मत बोलना आप लोगों को कि मैंने नहीं बताया था। एग्जाम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो उसका मैं अलग से आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, लिख लो। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जरूर बनेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। वाह, निकाला जाएगा। हिंदी में लिखने में क्या आनंद है। अब इसमें दो केस है बबुआ, यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, दोनों केस में कॉमन क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया होगा। यहां भी लिख दे रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया होगा, लेकिन एडजस्टमेंट में एसेट सेल का जानकारी नहीं देगा तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन बराबर हो जाएगा करंट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब करंट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आपको निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा और इसके साथ सेल ऑफ एसेट का जानकारी दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मशीन कॉस्टिंग इस तरह से लिखेगा, मशीन कॉस्टिंग 10,000 thereon accumulated depreciation is 5,000 is sold for 4,000। ठीक है, तो इस केस में लेजर कैसे बनेगा और इस केस में लेजर कैसे बनेगा। तीसरा केस पैदा नहीं हुआ है। क्या बोला मैंने, तीसरा केस पैदा नहीं हुआ है। तो आप इस चीज को बढ़िया से देख लें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट मैं आपको दे दिया हूं। ठीक है, ये शॉर्टकट देख लेना, कोई टीचर आप नहीं देगा। यूट्यूब पे जितना वीडियो आपको देखना है देख लो, ये शॉर्टकट आपको कोई नहीं देगा। इसीलिए आपको इसका
आप और भी बच्चे को आप इसको इस लेक्चर को खूब दबा के शेयर करो इसी बात पे, ठीक बात है। चलिए अभी मैं साइड हटता हूँ, बढ़िया से लिख लो वीडियो को पॉज करके। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये जो है, मान लो इसको केस नंबर 1 मानते हैं और इसको हम केस नंबर 2 मानते हैं। इसके अंदर फटाक से हम आपको फॉर्मेट लिख के दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात को, ठीक बात है। चलिए देखिए, मैंने लिखा था आपको, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया होगा और सेल का जानकारी नहीं दिया होगा, तो लेजर कैसे बनना है। एक बनेगा आपका मशीन अकाउंट, ठीक बात है। एक बनेगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। यहां ले लेंगे बाई बैलेंस बीडी, यहां ले लेंगे टू बैलेंस सीडी। मान लो ये 10,000 है और ये 25,000 है मान लो, और ये बन जाएगा टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। ये फॉर्मेट है आपका बाई बैंक बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस टू बैंक ब्रैकेट में परचेज टू पीएल ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक बात है। तो देखिए यहां पे सेल की अगर जानकारी नहीं है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहां नहीं होगा, तो यहां पे सिंपल सा लिख देंगे हम बाई आप करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। 25 में से 10 जाएगा तो 15,000, ठीक बात है। इस तरह से मतलब केवल मैंने आपको बताया था करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, करेंट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो करेंट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 25,000 और प्रीवियस ईयर कितना है 10,000, मिला के कितना आ गया 15,000 निकल गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। आप इसको जल्दी से लिखें फिर मैं आता हूं। चलिए अब देखिए, अब क्या है कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और सेल का जानकारी दिया होगा, आपको सेल का जानकारी दिया होगा, इसको मैं दूसरा केस बना दे रहा हूं। और जब सेल का जानकारी देगा तो एक्यूमुलेटेड का एक एंट्री होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीन को छुपाएंगे तो यहां लिखते हैं बाई एक्यूमुलेटेड, और एक्यूमुलेटेड को छुपाएंगे तो लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक बात है। इसको मैं मिटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए, देखो कैसे होता है। अब सेल का जानकारी कैसे लिखा है अभी लिख देता हूं, मैं लिखता हूं मशीन कॉस्टिंग 10,000 देयर ऑन accumulated depreciation 4,000 is sold for 5,000, ठीक बात है। तो देखो यहां पे वर्किंग कैसे होगा, कॉस्ट कितना है आपका 10,000 का है बाबू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना उस पे 4,000 का है, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्चुअल कॉस्ट हो गया 6,000, कितना पे बेचा है सेल प्राइस 5,000,
तो 6,000 का सामान 5,000 रुपये बेचा तो कितना हो गया, लॉस हो गया आपका, लॉस ऑन सेल हो गया 1,000 का। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगा 4,000। ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग हो जाएगा 4,000, तो यहाँ पे हो गया 25 से 4 29 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा आपको 19। तो आपको देखना है कि ये कैसे होना है, बाकी इसका लेजर तो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल एक्यूमुलेटेड का मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं टैक्स का आपको केस बताता हूं। चलिए अब मैं आपको टैक्स का फटाक से मैं बता के दिखाता हूं। ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते हैं केस ऑफ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। केस नंबर 1, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स केवल बैलेंस शीट में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। ठीक बात है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हम सरकार को पेमेंट करते हैं। ठीक बात है। चलिए तो एग्जांपल ले लेते हैं, बैलेंस शीट इसका बना लेते हैं। ठीक बात है। यहां लिख देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 2010 2011, मान लो ये 5,000 है, ये 8,000 है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा करेंट ईयर का बनता है। ठीक बात है। तो यहां पे देखो जो 2011 का होगा यह एनपीबीटी में करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से प्लस होगा, और ये जो है 2010 का यह टैक्स पेड के नाम से माइनस होगा फॉर्मेट में। ठीक बात है। और आप हमेशा इसको याद रखें कि इसका 2 एंट्री होता है, ये एंट्री आप हमेशा याद रखें। एक एंट्री होता है प्रोविजन बनाने का, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा एंट्री होता है पेमेंट का, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो यहां पे प्रीवियस ईयर का एंट्री होता है, यहां पे करेंट ईयर का एंट्री होता है। ये हम प्रोविजन बनाएं, प्रोविजन मतलब होता है कि एक अनुमान लगाएं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर कि इतना टैक्स भरा जाएगा, और ये वाकई में टैक्स भरा जाता है। ठीक बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट केस की ओर। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं केस नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को हम मर्ज कर देते हैं आपके सहूलियत के लिए। ठीक है। चलिए केस नंबर 2 प्लस केस नंबर 3 को हम मर्ज कर दे रहे हैं। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में कभी टैक्स पेड दिया है तो करेंट ईयर प्रोविजन
बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर में, ठीक है। कभी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएंगे। ये मैंने आपको शॉर्टकट लिख दिया भैया, ठीक है। याद रख लेना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में दिया है तो हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनेगा ही बनेगा। दिमाग में गाड़ लीजिए बातें आप, ठीक है। कैसे बनेगा देख लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, बैलेंस शीट में दिया है बाबू प्रोविजन फॉर टैक्स 2010 और 2011, ये दिया है 5000, ये दिया है 8000, ठीक है। और एडजस्टमेंट में दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर was 10,000, ठीक बात है। तो देखिए, अगर बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में दिया है तो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनेगा ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं लेजर बाय बैलेंस बीडी। क्यों बीडी लिखें? यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस। क्यों लिखें क्रेडिट साइड? क्योंकि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। कहाँ लिखेंगे? प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर कौन है भैया इसमें? 2010 मतलब 5000। इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये लेंगे करेंट ईयर वाला, क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर वाला लेते हैं। कितना है? 8000। समझिए बात को। अब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड का एंट्री ये होता है, ठीक बात है। टैक्स पेड का एंट्री हो गया आपका, दिया है 10,000। तो यही मैं आपको बात बता रहा था। देखिए क्या दिया है, टैक्स पेड दिया है। तो टैक्स पेड दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर ये दिया रहेगा तो ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। इंटरचेंज होते रहता है। तो चलिए दोनों का पोस्टिंग कर लीजिए। इसको छुपाइएगा तो यहां पे आ जाएगा बाई पीएल, ये हो गया करेंट ईयर प्रोविजन, और इसको छुपाइएगा तो क्रेडिट है तो यहां पे आ जाएगा डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिए टैक्स पेड, ठीक है। तो टैक्स पेड दिया हुआ है 10,000 भाई, तो 10 और 8 18, 18 में से 5 जाएगा तो बचेगा 13,000। तो ये निकल गया बैलेंसिंग फिगर। टैक्स पेड देगा तो प्रोविजन निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। दिमाग में गाड़ लीजिए आप बातें, ठीक बात है। और अगर प्रोविजन देगा क्वेश्चन में तो टैक्स पेड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। एक दिया रहता तो एक निकल जाता है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। तो देख लिए, आपको क्वेश्चन करने से पहले क्या चाहिए, मैं 2 मिनट में आपको रिकैप कर देता हूं। देखिए, अगर कोई भी छात्र कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले फॉर्मेट, कैश फ्लो का फॉर्मेट दिमाग में गढ़ना चाहिए, मतलब मुजवानी याद होना चाहिए। पहली बात,
दूसरी बात, उसको NOE का जो भी है, जो उसका लिस्ट है वो याद होना चाहिए, NOI का लिस्ट याद होना चाहिए, NPBT का फॉर्मेट याद होना चाहिए, जितना भी लेजर बन रहा है एसेट का, एक्यूमुलेटेड का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, सारे का लेजर उसको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप उसका क्वेश्चन बना पाइएगा, वरना नहीं बना पाइएगा। तो अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं हटता हूं, अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे बनाना है। कैश फ्लो का वन शॉट का वीडियो है, वन शॉट में आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो, 5 मिनट मैं आपका समय लेके और बता देता हूं, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको सबसे पहले शॉर्टकट दिमाग में होना चाहिए। कैसे? बैलेंस शीट का 2 खेमा है, एक है फिक्स एसेट का खेमा, एक है करंट एसेट का खेमा। फिक्स एसेट से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सारा बन जाएगा, और फिक्स एसेट का लेजर बनाना ही बनाना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, करंट एसेट आपको वर्किंग कैपिटल में ले जाना है, ठीक बात है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। दूसरी बात, जब लायबिलिटी का 2 खेमा है, ठीक है, एक है करंट लायबिलिटी, एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हालांकि एक और खेमा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस से एनपीबीटी बन जाएगा। करंट लायबिलिटी अगेन वर्किंग कैपिटल में जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काम आएगा, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब सेट डिवेंचर लोन वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पूरा बना देगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो क्वेश्चन का कैसा होगा दिनचर्या, हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एनपीबीटी बनाना पड़ेगा, उसके बाद लेजर सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, और एक बार आपका लेजर बन गया तो समझ लो आधा काम हो गया। तो चलिए फॉर्मेट में लिख देता हूं, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होता है भैया? करेंट ईयर पीएल माइनस प्रीवियस ईयर पीएल, ठीक है, प्लस करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड प्लस ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, रिजर्व एंड सरप्लस का जो कॉलम है उसमें नोट है, और जिसमें नोट रहेगा आप प्लीज नोट के थ्रू जाना, दिमाग मत चलाना अपना। चलिए नोट में जाके देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर है आपका 60,000, ठीक है, माइनस प्रीवियस ईयर है 8,000, तो यहां माइनस है और वो भी माइनस है, मिलके हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 8,000, ये हो गया 68,000। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और यहां लिख देते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी अगर हो तो ले लेंगे इसको हम, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, टैक्स तो है नहीं, 0 कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 20,000, इसको लिख देते हैं। प्रपोज डिविडेंड ने दिया, 0 कर देते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में डिफरेंस निकालेंगे, तो निकाल लीजिए भैया डिफरेंस कितना है। पहले कुछ नहीं था, अब 24 है, तो कितना लेंगे? 24,000, तो जोड़ लेंगे सबको, 68 प्लस 20 प्लस 24 हो जाएगा आपका 1,12,000। ये हो गया एनपीबीटी। तो होगा आपका ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले एनपीबीटी, वर्किंग नोट नंबर 1, और ये है वर्किंग नोट नंबर 1, 1,12,000। ठीक बात है। ये एनपीबीटी के बाद हम सारा लेजर को खत्म करेंगे, लेजर खत्म हो जाएगा तो आधा क्वेश्चन खत्म,
ठीक है, चलिए साइड हटता हूं, आप प्लीज एनपीवीटी को बना ले, उसके बाद मैं लेजर आपको बना करके आगे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या क्या लेजर बनता है भैया। तो फिक्स एसिड का लेजर तो बनेगा ही बनेगा, एक्यूमुलेटेड का लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो आपको बताएगा क्वेश्चन में। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में फिक्स एसेट का नोट है, फिक्स एसेट में है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट में कि एक्यूमुलेटेड का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो जरूर उसका अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड के ही लेजर से करंट ईयर डेप्रिसिएशन को निकाला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मशीन अकाउंट भी बनता है, 2 अकाउंट बनेगा। चलिए बनाते हैं आप लोगों के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 है आपका मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। ये एक एसेट होता है, एसेट डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं प्रीवियस ईयर वाला। ये इधर क्यों लिखते हैं, एसेट डेबिट से बढ़ता है इसलिए इसका बैलेंस भी डेबिट ही लिखाता है, ओपनिंग बैलेंस। चलिए यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है भैया। तो जाके देखिए मशीनरी अकाउंट में 2017 का जो है प्रीवियस ईयर कहलाएगा और इसका जो बैलेंस है 1,60,000 और 2018 है उसका बैलेंस है 1,45,000। ये होगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में करंट ईयर का लिखा जाता है, मतलब 1,45,000, ठीक बात है। अब एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये एक लायबिलिटी होता है, ठीक बात है। लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटेगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखाता है ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं। तो देखिए आप प्रीवियस ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका 2017 में है 30,000, लिख लीजिए इसका ओपनिंग को। और यहाँ पे है टू बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं करेंट ईयर वाला, करेंट ईयर वाला है 25,000, ठीक है। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा और ओपनिंग क्लोजिंग के साथ सेल का जानकारी अगर नहीं दिया होता है तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, आ जाएगा आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ आपको सेल की भी जानकारी दी हुई है तो उसको भी पोस्ट करना पड़ेगा। सेल का जानकारी हम पढ़ देते हैं आपके लिए। मशीन कॉस्टिंग, यहां अलग से एक वर्किंग आपके लिए कर देते हैं। मशीन कॉस्टिंग 40,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 घट जाएगा तो आ जाएगा, इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। इसी को कभी कभी बुक वैल्यू भी बोला जाता है या इसी को कभी कभी WDP बोला जाता है। ये हो गया 22,000, कितने में बेचा है, सेल प्राइस है 5,000, तो नुकसान हो गया आपका 22,000 का सामान 5,000 पे बेचोगे, कम पे बेचोगे तो क्या आएगा, लॉस ऑन सेल, 17,000 का लॉस हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसका भी अलग सा एंट्री होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट।
18,000। तो चलो सबको पोस्ट करते हैं। और अगर आपको सेल का भी एंट्री लिखना है तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं। चलो लिख देता हूं, सेल का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे, देखो 22,000 का मशीन बिका है आपका 5,000 में, तो 17,000 का नुकसान। तो ये एक एंट्री है सेल पर, सेल का जिसमें लॉस है। ये एक एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर का, क्योंकि एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठा, हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा घटाते हैं। ठीक बात है, मैं बार बार बता रहा हूं ये वन शॉट का वीडियो है। जिसको भी डिटेल वीडियो देखना है चैनल पे वो भी डला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये वन शॉट का वीडियो चल रहा है तो थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, सेल का जानकारी भी इसमें लिखते हैं। तो यहां पे लिख जाएगा बाय बैंक, ये है सेल, सेल है आपका 5,000। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन को छुपाएंगे तो ये आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक बात है, कितना है 18,000। फिर एक्यूमुलेटेड को छुपाएंगे तो ये आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 18,000। क्रॉस पोस्टिंग होता है, एक्यूमुलेटेड से देखो इकट्ठा घटाते हैं, ठीक है, तो एसेट घटता है और इससे लायबिलिटी भी घटता है। क्लियर बात है। लॉस को भी लिख ही लो, बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस, लॉस है आपका 17,000। ठीक बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको पैकअप कर दीजिए, अकाउंट को पैक कर दीजिए। 25 और 18 हो गया भाई 43,000। 43 में से घटाएंगे 30 तो आता है 13,000। ठीक है, यही आता है आपका बाय करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक बात है 43। और इसको पैकअप करिएगा तो आता है, सबको जोड़िएगा तो आएगा 185। अगर इधर कम आता है इसका मतलब आपने एसेट खरीदा होगा, इसको बोलते हैं परचेज। 25 185। ठीक बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहीं से देख लो कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है। देखो ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में NOE का लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो बैंक है सेल है, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा, और लेजर बन गया तो मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टैली हो जाएगा आपका। और ये जो है NOE का लिस्ट में जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या हमारा हासिल हो रहा है। एक तो इंटरेस्ट पेड है, वो तो दिया हुआ क्वेश्चन में, वहीं से उठा लेंगे। इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी, लॉस है आपका 17,000। फिर NOE है, एक और है करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है आपका 13,000। ठीक बात है। सबको ऐड करिएगा आप लोग तो आ जाएगा 1,56,100। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देखो ये जुट इसीलिए रहा क्योंकि नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको डाल दिया है। अगर जो डिटेल इसका देखना चाहता है वो जाकर के डिटेल चैनल पे देख सकता है कि क्यों जुट रहा है, क्यों घट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, जोड़ते हैं, कुछ चीज़ को हम ऐड करते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग लेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। हम बताए थे कि घाटा जो है
उसको हम लोग प्लस करते हैं और फ़ायदा जो है उसको हम लोग घटाते हैं। ठीक है, जैसे डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद होता है इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। 2 मिनट इसका भी लॉजिक सुनिए लो आप लोग। देखो एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका 2 कारण हो सकता है। ठीक बात है, एक कारण हो सकता है जैसे स्टॉक है ना, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मायने हैं, और अगर डेटर डिक्रीज हो रहा है इसका क्या मायने हैं। अगर एसेट घट रहा है इसका मतलब मैंने उसको बेच दिया है तो पैसा आ रहा है तो प्लस, ठीक है, और एसेट बढ़ रहा है मतलब मैंने उसको खरीद करके मैं लाया हूं तो खरीद रहा है तो पैसा गया होगा मतलब माइनस। ठीक बात है, लेकिन सब कुछ बढ़ने वाला चीज प्लस नहीं होता है और माइनस नहीं होता। जैसे अब यहाँ देखो घट रहा है, हाँ, तो हर चीज प्लस नहीं होगा। जैसे डेटर, जैसे स्टॉक मेरा घट रहा है तो स्टॉक घट रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो प्लस ही हो। इसका 2 लॉजिक है ना। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे मान लो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है तो समझ में आता है कि मैं इसको खरीद करके ला रहा हूँ, लेकिन डेटर मेरा बढ़ रहा है तो एंट्री होता है डेटर टू सेल, तो पैसा कहाँ आया, थोड़ी ना आया। तो कैश फ्लो बोलता है डेटर बढ़ा आपका तो आपने प्लस किया होगा तो आप उसको माइनस करके ठीक करो। तो इसमें 2 लॉजिक है, ये जो प्लस माइनस हो रहा है उसमें 2 लॉजिक छुपा हुआ है। पहला लॉजिक है एक्चुअल में पैसा जा रहा है माइनस, एक्चुअल में पैसा आ रहा है प्लस। लेकिन एक लॉजिक ये है कि ना पैसा गया है ना पैसा आया है, तो आपने अगर प्लस कर दिया है तो माइनस करके ठीक करो और माइनस कर दिया है तो प्लस करके ठीक करो। चलो इसमें वर्किंग कैपिटल हम लोग लिखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में पहले करंट एसेट को ले लेते हैं। तो करंट एसेट में सबसे पहले नंबर पे है करंट इन्वेस्टमेंट, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। दूसरा लेते हैं इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक देखो 80 से 61 हो गया मतलब घट गया है, तो उसको हम जोड़ेंगे, लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, घटाएंगे आए तो आएगा 19,000। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर होता है 29 से 40 हो गया मतलब बढ़ गया है, तो लिखेंगे इंक्रीज ऑफ डेटर। कितना हो गया भैया, डेटर 11,000। अब आगे बढ़ते हैं, ये एसेट हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में हम यूज करेंगे, अभी उसको हम नहीं लेंगे। चलिए अब आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में है भैया ट्रेड पेबल, 62 से 68 हो गया, बढ़ गया है मतलब प्लस, लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर को ट्रेड पेबल बोलता है, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। 6,000। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड। 1,56,100 में 19,000 जोड़िए, 6,000 जोड़िए और 11,000 घटाइए तो आपका आएगा 1,70,100 लेस टैक्स पेड। नहीं है फिलहाल, तो यही बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,70,100 और फाइनल अमाउंट इधर लिखा जाएगा कहाँ, अमाउंट में। ठीक है, अब मैं हटता हूं, आप एक काम करो, अभी मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको आप लिख लो, इसको मैं मिटा दूंगा, उसके बाद मैं 2 स्टेप जल्दी से फॉलो करता हूं। ठीक है, चलिए मैं साइड हट रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बस 2 स्टेप बचा हुआ है, 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट, क्योंकि लेजर बन जाने के बाद सब चुटकी में हो जाता भैया। ठीक है, तो आपको पता है ना ऑपरेटिंग ही सबसे बड़ा है। अगर ये ऑपरेटिंग आप कर लेते हो तो इन्वेस्टिंग का क्या है, खाली फिक्स एसेट का लेजर बनता है। लेजर तो हम बना ही दिए हैं, तो बस उसमें से सेल परचेस उठा लेना है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, और उसका बचा का फाइनेंसिंग, उसमें कर ले सेट इवेंचुअल लोन, सेट इवेंचुअल लोन थोड़ी ना कुछ करना होता है। तो आप शॉर्टकट जो हम बताए हुए हैं उसका ख्याल अगर रखिएगा ना तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए उसमें लेजर लिखा हुआ था इसलिए अभी हम मिटाए नहीं है। ठीक है ना। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ नहीं करना है इसमें, फिक्स एसेट और
इन्वेस्टमेंट का लेजर बनेगा और उसमें से खाली सेल परचेस लेना है। फिलहाल इसमें हम खाली सेल परचेस उठा लेंगे, मशीन का जो बनाए हुए हैं लेजर उसमें सेल परचेस उठा लेंगे, बस उसी से टैली हो जाएगा, कहानी खत्म। तो चलिए देखिए, निकला हुआ 25,000 रुपया मशीन, परचेस ऑफ मशीनरी। अब सोचो, आप कोई भी सामान खरीदिएगा तो पैसा दे करके आइएगा, ले करके आइएगा? दे करके आइएगा ना, मतलब पैसा गया मतलब माइनस, कैश फ्लो मतलब पैसा गया है तो माइनस करो, पैसा आया है तो प्लस करो, कहानी खत्म। बेचे हैं 5,000 में तो 5,000 रुपया आया होगा आपके पास, तो लिख लो सेल ऑफ मशीनरी, 5,000 रुपया आया मतलब प्लस, तो ओवरऑल आपका 20,000 नेगेटिव में है। और अगर जब 20,000 जब कोई भी अमाउंट नेगेटिव में आता है तो उसको लिखते हैं यूज्ड नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000। अब तीसरा ऑप्शन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्टकट में मैंने बता दिया था आपको, से डिवेंचर लोन, से डिवेंचर लोन, फाइनेंसिंग खत्म। चलो उठाओ, चलो शेयर ढूंढते हैं। शेयर है भैया 2 का 2 लाख, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दो। चलो लोन देख लो, लोन है हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है, 1 लाख का लोन था 1,35 हो गया, तो बढ़ गया मतलब और लोन ले लिए हैं, उसको बोलते हैं लोन टेकन। लोन टेकन कितना लिए हैं? लोन 35,000, डिफरेंस लेना होता है। लोन लिए हैं तो ब्याज दिए होंगे, इंटरेस्ट पेड 14,100 क्वेश्चन में दिया था, और इंटरिम डिविडेंड है, शेयर पे लगता है डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000, तो ये हो गया 900। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, ये था बी, 900 उधर लिख देंगे। अब हम लोग करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए है आपका 1,70,100 प्लस बी है माइनस में -20,000 और सी है प्लस में 900, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 1,51,000। अब इसमें हम जोड़ते हैं प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक बात है। तो चलिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लीजिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 गो है बाबू, एक है करंट इन्वेस्टमेंट, और एक है कैश खुद। तो करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग ले लीजिए आप, है 15,000, और कैश का भी ओपनिंग ले लीजिए विच कम्स टू 1 लाख। इसको जोड़ दीजिए सबको तो आ जाएगा 1 लाख, फिर 15,000 और फिर 1,51,000, आ गया 2,66,000। ये आपका आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही आंसर है, ठीक है। इसको चेक करने का क्या है तरीका, चलो क्लोजिंग आप करंट इन्वेस्टमेंट ले लो 22,000, और क्लोजिंग कैश ले लो 2,44,000, मिला लो आप, टैली हो जाएगा। मतलब ये पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा जिसका आंसर आपको पहले से पता होगा, मतलब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही उसका आंसर है, ठीक है। अब मैं साइड हटता हूं, बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अब बढ़िया से लिखो। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, चूंकि 1 शॉट में 2 ही क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट पे आएगा, ठीक है, स्क्रीन पे आएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको फटाक से इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। काम वही करना है आपको, देखो दिमाग में एकदम डाल लेना है आपको कि लेजर बनाना ही बनाना है,
लेजर से हमारा इन्वेस्टिंग तैयार हो जाएगा। चलिए, अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और आएगा, मैं उसको भी बना करके दिखाता हूँ और फिर इस वीडियो को अंत करूँगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन है नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके पास होगा नहीं ना तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, वही काम, पुराना काम, फॉर्मेट लिख लेता हूँ पहले। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर और डिटेल अमाउंट। करना क्या है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको एनपीबीटी बनाना है, आंख मूंद के। इसका क्या करना, वर्किंग नोट है भैया। तो चलो पहले इसका वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी क्या होता है, करेंट ईयर पीएल माइनस प्रीवियस ईयर पीएल, ठीक है, प्लस करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या देता है हमें, है ना। तो इसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नहीं दिया है, तो मान के चलो यही करेंट ईयर पीएल है, आपका है 1,07,000 माइनस 25,000, 82,000। रिजर्व में 0 लिख दो। आपका लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, 0 कर दो। इंटरिम डिविडेंड बोलता है 15% शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल आपका 2 लाख, तो 2 लाख का 15% होता है 15 दूनी 30,000। करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स में देखो बैलेंस शीट में तो दिया है लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, मतलब ये केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 में जो करंट ईयर है उसको हम ऐड करते हैं एनपीबीटी में, तो करंट ईयर हो जाएगा आपका 40,000। तो इसको ऐड करेंगे 82 देन 40 देन 30, 1,52,000, ये हो गया एनपीबीटी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1,52,000, ठीक है। आप एनपीबीटी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर बना देंगे। लेजर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 50% काम खत्म, उसके बाद ऑपरेटिंग पे हम लोग भिड़ेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेजर पे चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। अब फटाक से हम लोग चलते हैं, देखते हैं फिक्स एसेट का लेजर बनेगा ही बनेगा, आपको क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, ठीक है। तो फिक्स एसेट में है आपका, आ जाइए, फिक्स एसेट में एक है टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल तो आपका उसमें गुडविल आ जाएगा, वो एनओई का पार्ट बनेगा, लेकिन टेंजिबल में है आपका वर्किंग नोट नंबर 2, टेंजिबल एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
देखो इसका ओपनिंग लिखा जाए, ओपनिंग है आप इसका लिख लो टू बैलेंस BD। ओपनिंग में जो प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट है ये ओपनिंग में आप लिख लीजिएगा 1,20,000 और क्लोजिंग में लिखिएगा आप इसका बाई बैलेंस CD में करेंट ईयर का जो अमाउंट है वो डाला जाता है 1,80,000। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्टिंग, ये है कॉस्टिंग, बोलता है 50,000 का उसका कॉस्टिंग है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27,000, ये आता है एक्चुअल कॉस्ट। 50 में से 27 घट जाएगा तो आ जाएगा 23, और बिका है, सेल हुआ है 35 में, तो 23,000 का सामान 35,000 पे बिक रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है 12,000 का प्रॉफिट, और ये एक्यूमुलेटेड का एंट्री नहीं होगा। लिख देता हूँ मैं, अरे यार बहुत ख़राब फंस गया। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया होगा तो इसका लेजर नहीं बनेगा, केवल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए यूज़ होगा। इसको मैं गोल घेरा कर दे रहा हूं। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, केवल सेल का जानकारी के अंदर एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसका नहीं बनेगा अकाउंट, बस उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में यूज करेंगे, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसका लेजर में हम लोग लिखते हैं, फिलहाल एक और दिया डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है इसका, बाय करेंट ईयर डेप्रिसिएशन दे दिया है 15,000। यहाँ पे हम लिखते हैं बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल भी ज़रूर लिखना, सेल है आपका 35,000, ठीक बात है। प्रॉफिट हुआ है आपका, तो इधर लिख देंगे 2PL प्रॉफिट, 12,000 का प्रॉफिट है। अब हम लोग जोड़ लेंगे तो इधर आप ऐड करोगे आएगा 2,30,000। अभी भी इधर कम आ रहा है, तो अगर इधर कम आएगा तो इसका मतलब परचेज किया है आपने 98। कॉमन सा लॉजिक आपको हम दे देते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में 1,20 है और लास्ट में 1,80 है, तो अगर ओपनिंग से ज़्यादा है क्लोजिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सामान बीच में खरीदे ही होंगे ना। तो चलिए किससे क्या क्या आता है, ये जो है करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ये चला जाएगा NOE का पार्ट, ये चला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल है ना प्लस होगा, ये चला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में परचेज है ना माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा NOI का पार्ट। तो देखिए लेजर बनता है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा होके आता है वहाँ से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लिखते हैं हम लोग प्लस NOE। NOE में सबसे पहले नंबर पे है आपका इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, जनरली इसमें गुडविल होता है ना, ठीक है। अगर गुडविल कम हो रहा है तो घटेगा, देखिए 50 से 34 हो गया, घट गया मतलब 16,000, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है उसमें, डिवेंचर इशूड। आप एक काम करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि एक मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट भी बनाना है। मैं ऊपर बना दूँ, चलो ऊपर बना देता हूँ, यहाँ देख लो, एक बना देता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो ध्यान से, एक मैं लकीर खींच दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में डिवेंचर नहीं था, ऐसे यहाँ पे लिख रहा है 1,20,000, और 1,20,000 ये इशू कब हुआ है, बोलता है 1 अक्टूबर को इशू हुआ है।
अगर ये 1 अप्रैल है और अगर 31 मार्च है तो यहाँ 1 अक्टूबर को डिवेंचर इशू हुआ है 1,20,000 का। डिवेंचर इशू मतलब होता है लोन लेना, तो अक्टूबर से मार्च के बीच का इंटरेस्ट निकलेगा, तो निकल जाएगा 1,20,000 इंटू 12% इंटू 12 महीना में 6 महीना का ब्याज निकलेगा भैया, ठीक है ना। तो 12 कैंसिल हो गया, 12 छक 7200, ये निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में याद रखो कि अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में या डिवेंचर के बारे में कुछ भी चीज एडजस्टमेंट में बोला है कि डिवेंचर इशूड एंड 31 मार्च, डिवेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल या इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ऐसा कुछ भी जानकारी दिया तभी आप निकालें, वरना इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ता है आपको। तो ये भी एक एनओई का पार्ट है इंटरेस्ट, तो उसको भी हम ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 6 मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं भाई साहब, 7,200। करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन है आपका 15,000। फिर घटाते हैं लेस एनओआई। एनओआई में क्या आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स एसेट। तो प्रॉफिट है आपका 12,000, तो इसको जोड़ करके इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1,78,200। ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में ऐड होता है डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और माइनस होता है इसका जस्ट उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो चलिए करंट एसेट में चुनते हैं हम लोग फटाक से। इन्वेंट्री 1 लाख से 2,10,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है। इंक्रीज इन स्टॉक 1,10,000। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 1,20, ये भी बढ़ गया है। इंक्रीज इन डेटर आपका 70,000। चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ देंगे। अदर करंट एसेट 12 से 10 हो गया है, घट गया है, इसको लिखेंगे डिक्रीज इन अदर करंट एसेट 2,000। उसके बाद हम पकड़ते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 90 से 39 हो गया, बढ़ गया, मतलब इंक्रीज इन क्रेडिटर। ट्रेड पेबल को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर 49। अब इसको जोड़ घटाव कर लेंगे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड। तो 1,78,200 में 2,000 जोड़ेंगे, 39,000 जोड़ेंगे और 1,10,000 और 70,000 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 49,200। फिर इसमें से घटाएंगे लेस टैक्स पेड, तो प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टैक्स पेड है आपका 30,000। तो ये आ गया ए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया आपका 19,200। 19,200 फाइनल वाली राशि अमाउंट वाली कॉलम में आ जाएगी। अब मैं साइड हटता हूँ, आप इसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार ऑपरेटिंग बन जाए तो 5 मिनट का खेल है, बस देख लीजिए कैसे। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, फिक्स एसेट का हम लेजर बनाते हैं और उससे सेल परचेस खाली उठाते हैं। लेजर बना हुआ है इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, बस इससे सेल परचेस मैं उठा लूंगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं एक है सेल ऑफ टेंजिबल एसेट। देखिए सेल कितना है यहाँ पे 35,000, बेचेंगे तो पैसा आएगा मतलब प्लस। उसके बाद देखिए परचेज 98, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट 98, खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा मतलब माइनस। इसमें से माइनस वाला पोर्शन ज़्यादा है तो लिखते हैं इसको नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 63 फाइनल कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दिमाग में रट लेना है, मुजवानी कर लेना आपको। से डिवेंचर लोन, से डिवेंचर लोन, फाइनेंसिंग खत्म। तो शेयर देखिए जा करके 2 का 2 लाख है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिवेंचर देखिए पहले कुछ नहीं था, अब 1/20 हो गया है, इसको बोलते हैं इशूड ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर 1,20,000। डिवेंचर होता है लोन लेना, हम पब्लिक से लोन लेना को बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। इस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पेड 7,200, वर्किंग अभी भी वहाँ लिखा हुआ है 7,200। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड था आपका 30,000 निकाला हुआ था। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 1,20,000 में 7,200 और 30,000 को हम घटाते हैं तो आता है 82,800। फाइनल आउटकम इधर लिख देंगे। अब करते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी। ए था आपका पॉजिटिव में 19,200, बी था नेगेटिव में 63,000 और सी है पॉजिटिव में 82,800। ए प्लस बी प्लस सी जब हम करते हैं तो हमारा आता है 39,000। अब इसमें ऐड करते हैं प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग है 13,000, तो 9 3 12 के 2 3 4 और 1 5, 52,000 आता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मोटा मोटी कैश फ्लो में जो क्लोजिंग है आपका वही आंसर आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 2-4 मिनट मैं आपको बोलूंगा और वीडियो को खत्म कर दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब है कि वीडियो एकदम अंत पे है, 2-4 मिनट मैं आपके पास कुछ बात करता हूं, ठीक है। ये 1 शॉट रिवीजन का कैश फ्लो का वीडियो था, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग किस किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, उसको मैं शूट करके डाल दूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार आप देख लो, कैश फ्लो को अगर आपको जानना है तो आपको फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो बोलता है कि भैया हम नगद ही लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट्स है वो एक्रूअल पे बन चुका है, मतलब नगद और उधार दोनों पे बना है। तो कैश फ्लो बोलता है कि हम नगद नहीं लेंगे, जो उधार ट्रांजैक्शन है आप उसको जोड़ दिए हैं तो घटा करके हटाइए, और घटा दिए हैं तो जोड़ करके हटाइए, पहली बात। दूसरी बात, कैश फ्लो का आपको फॉर्मेट मुजवानी होना चाहिए। दूसरा बात, एनपीबीटी का फॉर्मेट मुजवानी होना चाहिए, एनओई का लिस्ट मुजवानी होना चाहिए, जितना भी लेजर है वो चीज़ आपको बनाने के लिए आना चाहिए। एक्यूमुलेटेड का केस पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग अगर क्वेश्चन में देता है तो उसका लेजर बनेगा ही बनेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है, और उसी लेजर से करेंट या डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको केस पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इस चीज को फैला देना,
एग्ज़ाम बहुत करीब है, सबकी मदद करो, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाओ, ताकि हम और इस वीडियो को शूट कर सकें और चैप्टर को आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप ख्याल रखना। एग्ज़ाम बहुत करीब है, बोलने का जरूरत नहीं है, जी तोड़ मेहनत करो, एकदम पूरा एकदम जी जान लगा दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।